أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I welcome you all in the online session of our distribution and utilization course. Hope you all are fine and having good health. We start today's online session with the kind of code. So we start today's session with the voltage regulation topic and distribution feeder. Hopefully my voice is clear to you and screen share as well with you guys. So we start today's session with voltage drop and regulation distribution feeder. वोल्टेज ड्रॉप एंड रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि अमूमन ये देखा गया है कि जब कंडक्टर जिसे हम कनेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डेस्टिनेशन टू सोर्स के लिए, तो इसके लिए होता यह है कि इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, और अगर लेंथ कंडक्टर की बढ़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस में भी इजाफा हो जाता है। तो जब उसकी रेजिस्टेंस में इजाफा होता है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो जो डिज़ायर वोल्टेज हमें चाहिए होते हैं उसके मुकाबले में वोल्टेज हमें कम मिल रहे होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को वोल्टेज रेगुलेशन कहा जा रहा होता है। फर्दर ये चीज़ें हमें नो लोड और फुल लोड के दरमियान भी नज़र आती हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर में ज़्यादा देखा जाता है। Electric utilities aim to provide service to customers at a specific voltage level, for example 11 kV for industrial users। ये हम जानते हैं कि जो वोल्टेज हमें मिल रही होती है इलेक्ट्रिक यूटिलिटी की तरफ से वो 11 kV होती है इंडस्ट्रियल यूज़र्स के लिए। ठीक है, तो जब उन्हें 11 kV मिलता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन के पर्पस के लिए करते ये हैं कि ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को, जो कि 11 kV टू 400 कन्वर्ट करते हैं। ये मैं इंडस्ट्रियल यूज़र की डिमांड ऑफ यूटिलाइजेशन और कनेक्शंस के हवाले से आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से 400 वोल्ट और 230 वोल्ट आप इस्तेमाल करते हैं एज अ डोमेस्टिक और रेजिडेंशियल यूज़र के तौर पर। ठीक है, however due to Kirchhoff's law the voltage magnitude and thus the service voltage to customers will in fact vary along the length distribution feeder। और ये हम जानते हैं किर्चॉफ के लॉ के मुताबिक वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेरी कर जाता है अगर लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फीडर या कंडक्टर की बढ़ती है, तो उसके नतीजे में आपकी जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ती है और उसके नतीजे में वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। और वोल्टेज ड्रॉप होने के नतीजे में आपको वोल्टेज रेगुलेशन का सामना करना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन लॉ एंड लोकल प्रैक्टिस, एक्चुअल सर्विस वोल्टेज विदिन अ टॉलरेंस बैंड सच एज प्लस माइनस 5% और प्लस माइनस 10% मे बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। अब अगर आप इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें तो जो प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 10% आपको लेवल्स नज़र आते हैं कि इससे 5% बढ़ भी सकते हैं वोल्टेज और 5% लेस भी हो सकते हैं। इसी के बिहाफ पे 5% जो है 10% आपके बढ़ भी सकते हैं वोल्टेज और 10% कम भी हो सकते हैं। तो ये वोल्टेज टॉलरेंस वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, ये जो लेवल होते हैं प्लस माइनस 5% प्लस माइनस 10%, ये वो टॉलरेंस लेवल होते हैं जिसके ऊपर सिस्टम एक्सेप्ट कर सकता है इतनी रेगुलेशन। ठीक है, ये डिज़ायर होते हैं, अनडिज़ायरेबल नहीं होते। लेकिन अगर इससे एक्सीड कर जाए प्लस माइनस 15% प्लस माइनस 20%, तो वो सिस्टम को एक्सेप्टेबल नहीं होते और वो सिस्टम में रेगुलेशन के बायस के नतीजे में, रेगुलेशन सिस्टम में जो वोल्टेज रेगुलेशन होती है इसके नतीजे में आपके सिस्टम अनबैलेंस बिहेव कर रहे होते हैं और अपने जो डिसाइडेड आउटपुट है वो प्रोवाइड नहीं करते और इससे लॉसेस बढ़ते हैं
और आपको आउटपुट सही नहीं मिल पा रहे होते हैं, सिस्टम की रिलायबिलिटीज उससे डील हो रही होते हैं, उसमें फ़र्क पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे के इलेक्ट्रिक की यूटिलिटी की तरफ से आपको 220 वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन वो 220 वोल्ट नहीं मिल रहे बल्कि 200 वोल्ट मिल रहे हैं, तो ये अंडर वोल्टेज की रेंज पे होता है। अब इसमें होगा ये कि आपकी डिवाइस, लैपटॉप अगर आपका चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, मोबाइल है आपका, चार्ज होने के लिए आपने रखा हुआ है, या आपका डीप फ्रीजर रेफ्रिजरेटर है, या एक्सेट्रा काइंड ऑफ आयरन वगैरह के लोड हैं, अगर इनको आप चलाएंगे जिनका नॉमिनल जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो हम जानते हैं कि 220 वोल्ट है सिंगल फेस के मुताबिक, लेकिन अगर 200 वोल्ट मिल रहे होंगे तो इन ऑपरेटिंग वोल्टेज के नतीजे में होगा ये कि सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है, उस पर फर्क पड़ेगा और हमें सही आउटपुट इससे नहीं मिलेगा। इस वजह से हम इन्हें प्रेफर नहीं कर सकते, ये हमारे लिए डिज़ायर्ड नहीं होते। तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो बाइस है वो लॉन्ग टर्म में सिस्टम के डैमेज का बाइस बनता है। वो सिस्टम या डिवाइसेस जो हम इसमें कनेक्ट करते हैं, तो इनके नतीजे में होता ये कि हमारी डिवाइसेस सफ़र करती हैं, उनकी रिलायबिलिटी में फ़र्क आता है और वो सही तरह से आउटपुट अपने परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जो कि उन्हें रिस्पॉन्स हमें देना है। Up till now, if any one of you have any kind of question or query, please feel free to discuss. I will answer your kind of question and resolve your queries. Otherwise, I continue the session with the same stream. So, depending on law and local practice, लॉ के मुताबिक, लॉ मीन्स किर्चॉफ लॉ जो भी हमने डिस्कस किया है, और लोकल प्रैक्टिस जो कि नॉर्मली एक प्रैक्टिस रही है कि कंडक्टर की लेंथ या फीडर की लेंथ बढ़ने के नतीजे में वोल्टेज का ड्रॉप आता है। ठीक है, अब जो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला है, कोई सवाल है किसी को? वोल्टेज ड्रॉप का जो फॉर्मूला है वो लेंथ ऑफ लाइन, लाइन मीन्स कंडक्टर, इक्वल मल्टीप्लाई बाय रूट 3 टाइम्स आर means the resistance cos phi and x is the reactance sin phi into I. नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज जो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, इन पूरी चीज़ को सॉल्व करने के नतीजे में आपको वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा। अच्छा, ये फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से आपको परसेंटेज में वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पे हासिल हो जाएगा। फर्दर मोर यहाँ से हम आगे चलते हैं और इसे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए। डिवाइसेस यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब ये है कि वोल्टेज रेगुलेशन अगर प्रोड्यूस हो जाए तो आप किस तरीके से या किन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए वोल्टेज रेगुलेशन को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन वोल्टेज विद इन टॉलरेंस अंडर चेंजिंग लोड कंडीशंस, वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर ट्रेडिशनली एम्प्लॉयड। तो इसमें बहुत सारी इस्तेमाल होती जा रही हैं डिवाइसेस जो कि वोल्टेज रेगुलेशन को कंट्रोल करती हैं और रिड्यूस करती हैं और आपके सिस्टम को एक नॉमिनल और ऑपरेशनल वोल्टेज के ऊपर रन करती है, जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट और डिज़ायर है, जो एक्सेप्टेबल भी होती है। अ लोड टैप चेंजर, जिसे LTC कहते हैं, एट द सबस्टेशन ट्रांसफार्मर विच चेंजेस द टर्न रेशो इन रिस्पॉन्स टू लोड करंट एंड देयर बाय एडजस्ट the voltage supplied at the sending end of the feeder। अब टैप चेंजर के ज़रिए से आप सिस्टम के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, खासतौर पर सबस्टेशन ट्रांसफार्मर के अंदर। तो जो लोड टैप चेंजर्स हैं और इवन ऑन लोड टैप चेंजर्स एंड ऑफ लोड टैप चेंजर्स कैटेगराइज इन टैप चेंजर्स को दो सूरतों में किया जाता है। इसको हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के केस में टैप चेंजर्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो टैप चेंजर्स के नतीजे में वोल्टेज रेगुलेशन भी कम हो जाती है। वोल्टेज रेगुलेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं, अगर वोल्टेज रेगुलेट कर रहे हैं तो वोल्टेज रेगुलेटर्स को इस्तेमाल करके हम आर्टिफिशियली परमानेंटली वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अगर वो वायलेट कर रहे हों अपनी परमिसिबल लिमिट्स से, which are essentially transformers with tap changers to adjust the voltage along the feeder। और फीडर के नतीजे में जो टैपिंग्स एडजस्टेबल होती हैं उसमें एसेंस में हमें वोल्टेज रेगुलेटर वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं और उससे आपके वोल्टेज एडजस्ट हो जाते हैं, सो एज टू कंपनसेट फॉर अ वोल्टेज ड्रॉप ओवर डिस्टेंस। और इसके नतीजे में जो वोल्टेज ड्रॉप आपके आ रहे होते हैं डिस्टेंस ओवर होने के नतीजे में वो वोल्टेज रेगुलेटर से एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा
ऐसी डिवाइस जिसके ज़रिए से हम वोल्टेज रेगुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं या कंपनसेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कैपेसिटर्स को इस्तेमाल करके विच रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप अलोंग द फीडर। अगर आप फीडर के अलोंग आपके वोल्टेज ड्रॉप आ रहे हैं तो कैपेसिटर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द करंट फ्लो टू द लोड्स कंज्यूमिंग रिएक्टिव पावर। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखें कि रिएक्टिव पावर अगर आपकी बहुत ज़्यादा हो जाए और आप उसे एडजस्ट ना करें और उसको ऐसे ही चलाते रहें, तो उसके नतीजे में होगा ये कि जो कैपेसिटर्स आपके होते हैं रिएक्टिव पावर के नतीजे में जो केवीआर लोड होते हैं और रिएक्टिव पावर जो आपकी प्रोड्यूस हो रही होती है एज अ लॉस, तो इस लॉस के नतीजे में आप करते ये हैं कि जो रिएक्टिव पावर के नतीजे में जो आपके वोल्टेज रेगुलेट हो रहे होते हैं, जिसमें पावर फैक्टर भी आपका पुअर हो रहा होता है, वोल्टेज रेगुलेट हो रहे होते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के नतीजे में, तो आप कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं एज लाइक पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो आपके वो वोल्टेज जो कि रेगुलेट हो रहे हैं, परमिसेबल लिमिट से वेरी कर रहे हैं, तो कैपेसिटर कनेक्ट करने के नतीजे में इसके दो फायदे होते हैं। नंबर एक, आपका पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हो जाता है, रिएक्टिव पावर खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, कंपनसेट हो जाती है। और तीसरा फायदा ये होता है कि वोल्टेज आपके जो रेगुलेट हो रहे होते हैं परमिसेबल लिमिट से, वो आपके नॉमिनल रेंज ऑफ ऑपरेशन में काम करने लग जाते हैं। दैट्स द मेन रीज़न कि आप पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के ज़रिए से भी वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात समझने की ये है कि सिर्फ पावर फैक्टर के पुअर होने के नतीजे में ही सिर्फ वोल्टेज रेगुलेट नहीं करने होते या वोल्टेज की रेगुलेशन नहीं होती, बल्कि उसके बहुत सारे कॉज हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के नतीजे में आपके वोल्टेज रेगुलेट जो हो रहे होते हैं वो अनरेगुलेट होके बैलेंस हो जाते हैं। तो ये एक फैक्टर है कि पावर फैक्टर के पुअर होने के नतीजे में भी वोल्टेज रेगुलेशन आ जाती है। और इसके अलावा भी फीडर का कंडक्टर अगर लेंथ वाइज बहुत बढ़ गया तो उससे भी वोल्टेज रेगुलेशन आ जाती है। और ओवरलोडिंग ट्रांसफार्मर के नतीजे में भी या यूटिलिटी से वोल्टेज कम आ रहे हैं तो उसके नतीजे में वोल्टेज रेगुलेशन आ जाती है। तो इतने बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अलग अलग फैक्टर्स के नतीजे में उनके अलग अलग सोल्यूशन हैं। तो मैंने ये तीन तरह के सोल्यूशन बताए हैं, तीन अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम जिनके नतीजे में वोल्टेज रेगुलेशन प्रोड्यूस होती है। वोल्टेज रेगुलेशन कंपनसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, परमिसिबल लिमिट में लाने के लिए। ओके जी, इतनी डिस्कशन यहाँ तक जो हो गई है। अगर कोई सवाल किसी के जहन में हो, कोई डिफ़िकल्टी हो तो डिस्कस कर लीजिए, मैं गाइड कर दूँगा आपको। नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। कोई सवाल नहीं है किसी के जहन में, आगे चलते हैं। तो जनाब आते हैं लोड टैप चेंजर्स की तरफ। तो टैप चेंजर्स जो ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिस्कस कर चुके हैं, आपके सामने नज़र आ रहे हैं कि फिजिकली इस तरह से होता है और ऑन इन सर्किट ये इस तरीके से एक मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ रोटेशन और गियर मैकेनिज्म के तौर पे लगता है। गियर मैकेनिज्म, इसको हम एडजस्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और आपके पर्टिकुलर टैपिंग्स यहाँ पे लग जाते हैं, जिसके ज़रिए से आपके रेगुलेशन कंपनसेट हो जाते हैं, जो कि वोल्टेज रेगुलेशन कहलाती है। Furthermore, a tap changer is a connection point selection mechanism along a power transformer winding that allows a variable number of turns to be selected in discrete steps. A transformer with a variable turns ratio is produced, enabling step voltage, मतलब वोल्टेज जो आपके होते हैं उन्हें स्टेप अप किया जाता है। ठीक है, स्टेप का मतलब ये कि स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। क्योंकि स्टेप अप या स्टेप डाउन ये नीड के मुताबिक होता है कि आपको ज़रूरत क्या है। तो रेगुलेशन ऑफ द आउटपुट, द टैप सिलेक्शन may be made via an automatic और मैनुअल टैप चेंजर मैकेनिज्म। तो ऑटोमेटिक और मैनुअल टैप चेंजिंग मैकेनिज्म के तौर पे भी इसकी एडजस्टमेंट कंपनसेशन होती है। तो ये बहुत एक अहम चीज़ है, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके जी, आप अगर इसको ज़रा गौर से देखें तो आपके यहाँ पे जो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है और इसकी वाइंडिंग दो हिस्सों में डिवाइड की गई है। जो आपका कहलाता है, आप उसे कहते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, जो कि सेंटर से दो हिस्सों में टैप हुआ हुआ होता है। ठीक है, और इसकी पेयरिंग ऑफ कॉइल्स यहाँ पे दी गई हैं। अब आउटपुट अगर आपको सिलेक्ट करना है
तो आप अगर देखें तो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर ये इसके एजेस ऑफ द एंड है आउटपुट के हासिल करने के। तो पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5 6 के मुताबिक अगर आप एडजस्ट करते जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ तरह के एडजस्टमेंट ऑफ कॉइल्स मिलते जाएंगे। जितना बड़ा कॉइल आप एडजस्टमेंट ऑफ सिलेक्शन पे सिलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आउटपुट आपको मिलेगा और आपके वोल्टेज जो कि वायलेशन ऑफ रेगुलेशन में आ रहे होंगे वो भी आपको सही तरह से दुरुस्त तरीके से मिल जाएंगे। तो ये तरीका है वोल्टेज जो वायलेशन रेगुलेशन हो रही होती है उसको एडजस्ट करने का, तो यानी कि लोड टैप चेंजर्स के ज़रिए से। तो ये सिलेक्टर ऑफ स्विच के तौर पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर ये टैप चेंजिंग हो रही होती है। अच्छा, अब ये तो इंटरनल सर्किटरी उन्होंने दिखाई है कि किस तरीके से आपकी वायरिंग डायग्राम के तौर पे आपकी टैपिंग्स एडजस्ट होती हैं ट्रांसफार्मर ऑफ द कॉइल के अंदर, और ये उसकी फिजिकल अपीयरेंस दिखाई गई है कि किस तरीके से ये एडजस्ट होती है। टैप चेंजिंग मैकेनिज्म के बाद हम आते हैं वाई टैपिंग्स आर ऑन एचवी साइड। एचवी साइड पे ही टैप चेंजिंग क्यों होती है इसकी बात करते हैं। Normally the tappings are provided on high voltage winding due to the following reason। इसके रीजन बताएंगे कि इन रीजंस की बुनियाद पर आपके एचवी साइड पे टैप चेंजिंग की जाती है। A fine voltage regulation is possible with high voltage winding as it carries large number of turns। और हाई वोल्टेज साइड पे, अच्छा हाई वोल्टेज साइड रखी जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी पे हो, हाई वोल्टेज साइड सेकेंडरी पे भी हो सकती है। हाई वोल्टेज साइड अगर सेकेंडरी पे होगी तो इसका मतलब वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है, यानी उसका सेकेंडरी का आउटपुट ज़्यादा होगा और प्राइमरी का आउटपुट वोल्टेज के सेंस में कम होगा। ऐसी वाइंडिंग अगर प्राइमरी साइड पे हो और सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी एलवी हो तो यह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। और इसके वोल्टेज जो है वो प्राइमरी साइड पे ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी साइड पे कम होते हैं। तो एचवी साइड पे टैपिंग रखने का ज़्यादा मकसद क्या होता है, ताकि आपकी जो वोल्टेज वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आउटपुट एडजस्टमेंट और आउटपुट कंट्रोल करना, कॉइल को नंबर ऑफ टर्न जो है उन्हें सेलेक्ट और एडजस्ट करना ज़्यादा आसान होता है बनस्बत एलवी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इस वजह से आपकी एचवी साइड पे ट्रांसफार्मर की टैपिंग्स को एडजस्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर कैरीज लार्ज करंट। जो आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसका करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये ध्यान में रखें। सो इफ टैपिंग्स आर प्रोवाइडेड on low voltage side then there are difficulties encountered in the interruption of high currents, ठीक है। तो ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो इस पॉइंट में हुई है, वो ये है कि अगर आप अपने लो वोल्टेज साइड पे टैपिंग्स को सिलेक्ट करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लो वोल्टेज साइड पे करंट आपका बहुत ज़्यादा हाई होता है। लो वोल्टेज साइड पे करंट आपका बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसका नुकसान ये होता है कि जब आप हाई करंट साइड पे टैपिंग्स को कनेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो आर्किंग स्विचिंग ऑफ दी हाई करंट ज़्यादा होने के नतीजे में आपकी स्पार्किंग ज़्यादा हो सकती है और वो साइड जो है ड्यू टू अब्रप्ट चेंज ऑफ करंट एंड इंस्टेंट एडजस्टमेंट सिलेक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ टैपिंग्स के नतीजे में होता यह है कि आपका जो आर्किंग है, फायर का जो हजर्ड है वो लगने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हाई करंट साइड के ऊपर स्विचिंग ऑफ द टैपिंग्स को नहीं रखा जाता। और तो ये मेन वजह है कि हाई वोल्टेज साइड के ऊपर ही टैपिंग्स को रखा जाता है, लो वोल्टेज साइड पे नहीं रखा जाता, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि पॉइंट 2 में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। Up till now, anyone of you if have any kind of question, please feel free to discuss. I will answer your question and resolve your queries. And feel free to ask if any kind of question in your mind regarding today's discussion and regarding in previous discussion or topic. I will explain you all the kind of details and answer your question. If you have any kind of question, please ask. Hopefully, all the things are clear in your mind. So we're moving towards the point 3. LV वाइंडिंग is placed near the core। और हम ये जानते हैं जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है वो कोर के करीब रखी हुई होती है, ठीक है।
while the HV winding is placed on the top of LV winding, जबकि HV winding जो है वो top of the LV winding, top of the LV winding का मतलब ये होता है कि जो वाइंडिंग कोर के करीब है वो आपकी लो वोल्टेज है। तो जाहिर सी बात है, एक वाइंडिंग अगर कोर के करीब है तो दूसरी वाइंडिंग बाहर की साइड पर होगी कोर से। समझ रहे हैं कि बिल्कुल इस तरह इमेजिन करें कि आपका सेंटर में कोर है, उसके ऊपर वायर को बाउंड हुई है LV और उसके ऊपर आउटर मोस्ट पे HV। तो पहले कोर आती है, फिर वाइंडिंग होती है LV की और फिर वाइंडिंग होती है HV की। ठीक है, ये चीज़ हमने बेहतर तौर पे इलेक्ट्रिकल मशीन में डिस्कस कर लिया है। इंजीनियर तला इकरार साहब ने और मैंने जो कोर्स आपको पार्शली पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल मशीन का, तो उसमें इस तरह की डिस्कशन हमने की थी और उसमें आपको गाइड किया था कि ये किस तरीके से एडजस्टमेंट होती हैं और उन्हें किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। मेरे ख्याल में ये बातें आपको क्लियर होंगी। वैसे भी मैंने इमेजिनेटिव वे में आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया है कि LV वाइंडिंग कोर पे प्लेस कैसे होती है और उसके बाद आउटर मोस्ट पे HV वाइंडिंग आती है। ठीक है, तो प्लेस ऑन द टॉप ऑफ LV वाइंडिंग, टॉप ऑफ का मतलब भी होता है उसके आउटर मोस्ट पे HV वाइंडिंग आती है। Hence partially it is easier and simpler to provide tappings on the high voltage side। और ये सबसे ज़्यादा आसान होता है कि जो आउटर मोस्ट के ऊपर है उसका एक्सेस हमारे पास आसानी से होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है ना कि आपने मिसाल के तौर पे थ्री पीस सूट पहन रहे थे आप। ठीक है, तो आपने सबसे पहले शर्ट पहनी, उसके ऊपर वो एक कोटी टाइप की होती है वो पहनी, फिर उसके ऊपर कोट पहना। ठीक है, फिर बारिश हो रही तो आपने रेन कोट पहन लिया। अब मुझे ये बात बताएं कि अगर आपको एक 5 का सिक्का डालना हो अपनी जेब में, तो आप वो 5 का सिक्का अपनी शर्ट की जेब में डालेंगे, कोट की जेब में डालेंगे, अपनी जो कोटी पहनी है उसकी जेब में डालेंगे, या फिर रेन कोट में डालेंगे? आई थिंक कॉमन सेंस जवाब है वो आप सबसे पहले उस जेब में डालेंगे जो सबसे ज़्यादा करीब होगी। तो वो वाइंडिंग जो सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट पे होती है उसका एक्सेस मेंटेनेंस पर्पस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर्पस और ऑपरेशन पर्पस में वाइंडिंग टेस्टिंग इन सबके सेंस में अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट की सबसे पहले एक्सेसिबल होती है। ठीक है, जैसे सेम एज दैट कि जब आप एक सिक्का डाल रहे होंगे अपनी जेब में, तो आप अपनी शर्ट, अपनी कोटी, अपने कोट और उसके ऊपर अगर रेन कोट आपने पहना हुआ है बारिश की वजह से या कोई जैकेट पहनी हुई है, तो सबसे ज़्यादा आसान वो सिक्का डालना या एक्सेस जिन जेबों का आपके पास होगा सबसे पहले आपकी रेन कोट की जेब होगी, तो उसमें आप डाल सकते हैं। और सिक्का गीला हो जाए तो मसला भी नहीं होता। ठीक है, नोट गीले हो जाए तो मसला होता है। तो ये एक बात है कि जो चीज़ सबसे पहले लगी हुई होती है उसका एक्सेस हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए टैपिंग्स सबसे पहली की जो लेयर ऑफ वाइंडिंग HV होती है ना, कोर एंड देन LV एंड देन HV वाइंडिंग, तो उसका एक्सेस उनको एडजस्ट करना, उसके ऊपर सेलेक्ट करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है बनस्बत टैपिंग्स हम लगाएं LV वाइंडिंग के, क्योंकि LV वाइंडिंग आपकी HV के अंदर होती है और HV वाइंडिंग LV के बाहर होती है। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा बाहर रखी हुई है उसका एक्सेस, उसके ऊपर टैपिंग्स को इम्प्लीमेंट करना और उसकी एडजस्टमेंट करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है बनस्बत वो वाइंडिंग के जो कि HV के इन साइड रखी हुई है, लगी हुई है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मैंने तकरीबन तफसील से इन सारी बातों को डिस्कस किया है और फिर भी अगर कोई सवाल किसी के जहन में हो अब तक के सेशन में तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए, मैं आपको वो गाइड कर दूँगा, नहीं तो हम आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जो वोल्टेज ड्रॉप एंड रेगुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फीडर्स के ऊपर, ये थोड़ा लेंदी न्यूमेरिकल है। सेशन इतना ज़्यादा हमें गुंजाइश नहीं देगा कि हम एक ही सेशन में से डिस्कस कर लें, तो इसके लिए मैं अभी दोबारा सेशन कंटिन्यू करता हूँ और उसमें हम नए सेशन के साथ इस न्यूमेरिकल को तफसील से डिस्कस करेंगे और वोल्टेज रेगुलेशन को इसमें अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या होती है और उसका इम्पैक्ट क्या है और वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर सेशन से रिलेटेड अब तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के ज़हन में हो तो पूछ लीजिए, मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ और तब तक अगर फिर भी कोई सवाल किसी के ज़हन में हो तो आप पूछ लें। इसमें हमने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेक्चर में स्टार्ट किया था कल के लेक्चर से, एंड देन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ अनइंसुलेटेड कंडक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, जिसके बारे में इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स डिस्कस किए थे कि क्या होता है और कितनी सेपरेशन और डिस्टेंस होनी चाहिए। फिर हमने ये भी तफसील से डिस्कस की थी। एल्यूमिनियम कंडक्टर्स हमने डिस्कस किए थे और इसका मवाजना किया था कॉपर के साथ कि कॉपर से मवाजना एल्यूमिनियम का क्या होता है। तो इस करने के बाद फिर हमने ये डिस्कस किया था कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होते हैं उसमें अगर पोल के ऊपर ये सारा सिस्टम लगा हुआ हो तो पोल के ऊपर ये सिस्टम लगा होने के नतीजे में
एच वी वाइंडिंग, एल वी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर, पोल, इनकी बुशिंग और इनके सर्ज अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर्स और फ्यूज़, टावर टाइप, पार्ट्स इन डिटेल हमने डिस्कस किए थे, लेकिन मैंने वर्डिंग पढ़ी नहीं थी क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप पढ़ के अंदाज़ा कर सकते हैं। अब हम हर चीज़ अगर सिर्फ इस तरह पढ़ के समझाने लगे तो डिटेल लगेगी इसमें। कुछ चीज़ें आपके एंड से भी मैंने छोड़ दी हैं ताकि इसको आप रीड आउट कर सकें और समझ सकें। फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो यू मे आस्क, फील फ्री टू डिस्कस विद मी, आई विल एक्सप्लेन यू गाइस। बट ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको तर्जुमा कर करके तो आपको वैसे भी समझ आ जाएगा और ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। हम ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के अंदर, वहाँ भी मैंने इसको लिस्ट डाउन करके आपको एक्सप्लेन किया था। ये फिर वन बाय वन सारे के सारे पार्ट्स बताए गए हैं ये क्या है। उसके बाद आज के सेशन से फिर हमने डिस्कस किया था कि वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वो किन किन चीज़ों के बायस बन होती है, वोल्टेज रेगुलेशन को किन डिवाइसेस के ज़रिए से एडजस्ट किया जा सकता है, कंपनसेट किया जा सकता है, जो कि हमें नॉमिनल रेंज के मुताबिक वोल्टेज उससे मिले। अच्छा, इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि लोड टैप चेंजर्स जो हैं, कि टैप चेंजर्स क्या होते हैं, फिर हमने वो डिस्कस किए थे। टैपिंग्स कैसे होती हैं, एडजस्टमेंट कैसे होती हैं, सर्किट डायग्राम के ज़रिए हमने इसकी डिस्कशन की। उसके बाद फिर हमने ये बताया कि फिजिकल अपीयरेंस के तौर पे किस तरीके से नज़र आता है, एडजस्ट होता है। अच्छा जी, उसके बाद टैपिंग्स एच वी साइड पे क्यों लगती हैं, फिर मैंने इसके 3 रीज़न्स आपको बताए तफसील से। और आखिरी बात हमारी इसके ऊपर यही थी, फिर हमारी वोल्टेज ड्रॉप एंड रेगुलेशन के ऊपर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीडर है उसके ऊपर हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और सेशन को जो कंटिन्यू करेंगे वो इस न्यूमेरिकल से करेंगे। तो इस सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं। होपफुली आप अगले सेशन में भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सेशन दोबारा कंटिन्यू होगा विद द सेम लिंक, और कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस सेशन को यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।